Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. कैपेसिटर बैंक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर पार्ट 3। अब तक हमने जाना कि एसी सप्लाई में जो पावर फैक्टर होता है वो उसके साथ जो लोड कनेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमने देखा था कि जो एसी सप्लाई में लोड होते हैं वो होते हैं रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। और हमने देखा था कि रेजिस्टिव लोड जब होता है तब जो वोल्टेज होता है और करंट जो होता है वो दोनों इन फेज होता है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 रहता है और उसकी वजह से पावर फैक्टर जो है वो 1 रहता है, और उसकी वजह से जो रेजिस्टिव करंट होता है वही हमारा रिजल्टेंट करंट होता है, और जो पावर होता है वो VI इंटू cos phi, सो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू 1, दैट्स वाई W इज इक्वल टू V इंटू I, यानी कि एक्टिव पावर पूरा रहता है रेजिस्टिव लोड में। उसी तरह से जब रेजिस्टिव लोड के साथ इंडक्टिव लोड कनेक्ट होता है तब क्या होता है कि इंडक्टिव लोड आ जाने की वजह से हमने पहले ही देखा था कि इंडक्टिव करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है, और जब इसका रिजल्टेंट करंट हम निकालने जाए तो वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो वोल्टेज से यहाँ पर 45 डिग्री लेग रहता है, राइट। ये क्यों रहता है? क्योंकि इंडक्टिव लोड उतना है इसीलिए 45 डिग्री लेग रहता है, और इस प्रकार से देखें तो फाई 45 हो जाएगा और उसकी वजह से cos phi है वो 0.707 होता है, और जो रिजल्टेंट करंट होता है वो वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टिव करंट एंड इंडक्टिव करंट हो जाता है। उसकी वजह से जो पावर होता है उसमें जो एक्टिव पावर होता है वो V इंटू आई इंटू cos phi यानी कि यहाँ पर हमारा 0.707, यानी कि एक्टिव पावर जो उसमें फ्लो होगा वो होगा 70.7% ऑफ V इंटू आई, राइट। तो इस तरह से पावर फैक्टर की वजह से हमारा जो एक्टिव पावर फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जब उस लोड में हमारा कैपेसिटिव लोड कनेक्ट होगा तो कैपेसिटिव लोड कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो कैपेसिटिव करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट करंट रहेगा वो क्या होगा कि ये दोनों इन फेज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव करंट है वो इतना कम हो जाएगा क्योंकि वो जो कैपेसिटिव करंट है वो उसको नलीफाई करेगा। तो अब जो रिजल्टेंट करंट रहेगा वो हो जाएगा इतना, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल है वो हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि इंडक्टिव लोड इसमें कनेक्ट हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर 520 हो जाएगा, तो cos phi जो है वो 0.939 हो जाएगा। तो उसकी वजह से देखिए करंट जो होता है वो रिजल्टेंट करंट जो होगा वो रिएक्टिव करंट प्लस इंडक्टिव करंट प्लस कैपेसिटिव करंट हो जाएगा। और पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू VI cos phi, और एक्टिव पावर यहाँ पर कितना रहेगा कि VI इंटू 0.939, यानी कि एक्टिव पावर यहाँ पर 93.9% ऑफ VI हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि जब भी कैपेसिटिव लोड कनेक्ट हुआ तो हमारा जो टोटल करंट है वो बढ़ गया, राइट। एक्टिव करंट बढ़ रहा है। अब तक जो हमने देखा वो था कि करंट किस तरह से बिहेव करता है अलग अलग लोड पे, और अगर पावर की बात करें तो पावर में 3 टाइप के पावर रहते हैं। उसमें एक्टिव पावर रहता है,
रिएक्टिव पावर रहता है और एपरेंट पावर रहता है। और अगर पावर ट्रायंगल हम बनाएं तो उस पावर ट्रायंगल में यहाँ पर जो है वो एक्टिव पावर रहता है, जिसको हम W = VI cos phi बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो रहता है वो रिएक्टिव पावर रहता है, वो होता है Q = VI sin phi। और इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो एपरेंट पावर रहता है। एपरेंट पावर जो होता है वो S = V × I रहता है। और यहाँ पर जो एंगल होगा उस एंगल को फाई बोलेंगे। और इसी को अगर हम कॉस की इक्वेशन में डालें cos 5, तो हमारा ये पावर फैक्टर बन जाता है। अब हम यहाँ पर रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर, उनके बीच में क्या कनेक्शंस होते हैं वो देखते हैं। कि देखिए जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर = एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्टिव पावर है, यहाँ पर एपरेंट पावर है, और ये जो है हमारा रिएक्टिव पावर है। जैसे ही रिएक्टिव पावर कम होता है तो हमारा जो ये एंगल है वो कम होता है। देखिए इस तरह से ये रिएक्टिव पावर कम हो गया तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो कम हो जाएगा, यानी कि cos 5 जो है वो यूनिटी की ओर जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पर रिएक्टिव पावर 0 हो जाता है तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो 0 हो जाएगा इस तरह से। तो क्या होगा कि cos 0 = 1 यूनिटी, हेंस यहाँ पर हमारा एक्टिव पावर = एपरेंट पावर हो जाएगा, यानी कि ये आइडियल सिचुएशन हो गई। ठीक है, लेकिन हमने आगे के वीडियोस में देखा था कि रिएक्टिव पावर की तो जरूरत है, लोड को भी रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जनरेटिंग स्टेशन है और वहां से पावर लाइन आ रही है लोड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई लाइन है यहाँ पर और उस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो रेड है वो एक्टिव करंट है और ये ग्रीन है वो रिएक्टिव करंट है, ऐसा समझ लीजिए। रिएक्टिव करंट की डायरेक्शन दोनों ओर हो सकती है, और अगर हम इस लाइन की कैपेसिटी देखें तो वो 100 एम्पियर कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्टिव पावर होने की वजह से हमारा जो एक्टिव करंट जो है वो 80 एम्पियर ही पास होगा और बाकी का 20 एम्पियर रिएक्टिव करंट इस लाइन से पास हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि रिएक्टिव पावर जो होता है वो कभी मेजरमेंट में आता नहीं है, लेकिन करंट होता है। यानी कि अगर आप इस कंडीशन में इसका पावर ट्रांसफर मेगावाट में देखिए, यानी कि वाट में देखिए, तो 80% होगा, लेकिन अगर आप करंट देखेंगे तो 100% करंट पास हो रहा है। उससे क्या होगा कि जो हमारा पावर लाइन है उस पावर लाइन में टोटल करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से उसका I2R लॉसेस होगा, लेकिन एक्टिव पावर तो 80% ही पास होगा। फिर भी जो I2R लॉसेस है वो 100% के लिए होगा, यानी कि पावर ट्रांसमिशन में I2R लॉसेस बढ़ेंगे कम मेगावाट ट्रांसफर होने में। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि पूरा का पूरा एक्टिव करंट ही पास हो, तो हमारा I2R लॉसेस टोटल मेगावाट ट्रांसफर में होगा। लेकिन जैसे हमारी पहले बात हुई कि रिएक्टिव पावर की जरूरत लोड को होती ही है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि रिएक्टिव पावर किस तरह से काम करता है। देखिए जो लोड है वो इंडक्टिव लोड होते हैं, लाइक मोटर्स एंड अदर्स, तो उसमें रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है क्योंकि उसमें वाइंडिंग होती है और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करना होता है। तो देखिए
एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बलून का सप्लायर है, वो बलून बेच रहा है और यहाँ पर एक कस्टमर है जिसको बलून खरीदते हैं। लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि बलून जो है वो हवा भरे हुए चाहिए, यानी कि फूले हुए बलून उसको चाहिए। तो हमारा जो सप्लायर है वो क्या करेगा कि एक ट्रक लेगा और उसमें बहुत सारे फूले हुए बलून भर के उस ट्रक को कस्टमर की ओर भेजता है। लेकिन इससे क्या होगा कि बलून फूले हुए होने की वजह से जो स्पेस होगी वो ज्यादा कंज्यूम होगी और बलून कम जाएंगे, सही है। लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट फूले हुए बलून है, इसलिए उसको फूले हुए बलून भेजने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन जो बलून सप्लायर है उसने निकाला कि उसने जो बलून है वो पैक बॉक्स में बिना हवा के कस्टमर को भेजे और कस्टमर एंड पे एक मशीन लगा दिया बलून में हवा भरने के लिए, और वहां पर हवा भर भर के वो कस्टमर को दे सकता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इस चीज में पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से देखें तो ये जो बलून सप्लायर है वो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ये जो ट्रक है वो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है, और ये जो कस्टमर है वो हमारा लोड है, सही है। देखिए इस तरह से ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये जो ट्रक है वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, और जो हमारा कस्टमर है वो हमारा लोड है जिसको रिएक्टिव पावर चाहिए। तो जैसे कि हमारी बात हुई कि इसमें से रिएक्टिव पावर वो कंज्यूम करेगा, लेकिन हमारी लाइन को पूरा यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पर जैसे बलून सप्लायर ने यहाँ पर एक मशीन दे दिया कि जिससे आप बलून को फुला सकते हैं। तो उसी तरह से पावर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर बैंक लगा दी जाए, तो यहाँ पर जो लोड के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है वो कैपेसिटर बैंक जो है वो प्रोवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो लाइन है उसमें पूरा एक्टिव पावर फ्लो होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव पावर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में क्या इफेक्ट करता है और रिएक्टिव पावर की जरूरत है क्या है, और उसको हमें मिनिमाइज किस तरह से करते हैं। यानी कि रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट करना है तो कैपेसिटर बैंक अगर हम लोड एंड पे लगा दे तो हमारा बहुत सा रिएक्टिव पावर कंपेंसेट हो जाएगा और हमारी लाइंस जो है वो फुल लोड में पूरा एक्टिव पावर बेच पाएगी। तो आज हमने देखा कि रिएक्टिव पावर का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से वो ट्रांसफर होता है और कैसे कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड कर सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्टिव पावर कितना रिएक्टिव पावर चाहिए है, और तो फिर कितनी कैपेसिटर बैंक लगानी होगी, कितने केवीआर की कितने एमवीआर की, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।